हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक लाइव के क्रेश कोर्स के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, हाजिर हूं आप सभी के लिए। आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस इम्बैलेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन यहाँ से एक या दो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से उनको आपको सोल्व करना है एक क्लास के अंदर अपन कंप्लीट करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें एसिड बेस इम्बैलेंस। तो उससे पहले आपको नॉर्मल एबीजी का पता होना चाहिए। नॉर्मल एबीजी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आर्टरी से ब्लड लेते हैं, ठीक है, एट्रियल ब्लड गैस, एबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एट्रियल ब्लड गैस। जो आर्टरी से अपन ब्लड लेते हैं उसके अंदर गैसेज का क्या रेशियो होता है, क्या कितना पीएच होता है, वो सब आपको पहले याद होना चाहिए, तभी आप एसिड बेस इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन एबीजी की नॉर्मल वैल्यू की। ब्लड पीएच कितनी होती है नॉर्मल? नॉर्मल ब्लड पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg होता है। बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है? तो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट अपन बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? तो आपको बताना है 80 to 100 होता है। अब इनमें से आपको याद क्या क्या रखना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। ये वैल्यू याद रख लीजिए आप, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इससे, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ब्लड पीएच कितनी होती है? 7.35 से लेके 7.45 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, CO2 का लेवल कितना होता है? 35 से 45 होता है। HCO3 का लेवल कितना होता है? 22 से लेके 27 होता है। बात करें पीएच, फिर यदि क्वेश्चन पूछ ले नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ए ऑप्शन दे दे अपने को 7.35, 7.45, 7.40 या फिर ओनली 7.4, और डी ऑप्शन दे दे अपने को 7.50। इस कंडीशन में फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 7.35 भी दे दिया और 7.45 भी दे दिया एग्जामिनर ने, अब हम आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? तब आपको आंसर क्या करना है, इन दोनों का एवरेज लेना है। 7.40 इज द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस की, कि बॉडी में एसिड और बेस का इम्बैलेंस हो जाता है। आपका दो प्रकार से हो सकता है, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अबनॉर्मलिटी हो तब और एसिड और बेसिस का इम्बैलेंस हो जाए, या फिर आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी हो और क्या हो, एसिड बेस का इम्बैलेंस हो। तो दो प्रकार से हो सकता है, रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी और सेकेंड वन हो सकता है आपका मेटाबॉलिक। अब रेस्पिरेटरी में भी दो कंडीशन आपके राइज हो सकती हैं कि या तो क्या हो, पीएच आपके डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाए, एसिडोसिस, या पीएच इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाए, एल्केलोसिस। सेम मेटाबॉलिक में दो कंडीशन हो सकती हैं, पीएच डिक्रीज मतलब एसिडोसिस हो जाए, पीएच इंक्रीज मतलब एल्केलोसिस हो जाए, ठीक है। कि देखिए ये आपका पीएच स्केल है 0 to 14, 7 होता है न्यूट्रल पोजीशन। 7 से अबव यदि पीएच आता है तो एल्कलाइन बोलते हैं उसको अपन, जिसको आप बोलते हैं क्षार, बेस भी इसको बोला जाता है। 7 से बिलो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं एसिड, जिसको अपन बोलते हैं आपका अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते चलते हैं। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। एक तो वैल्यू दे दी जाएगी आपको एबीजी की, जैसे यहाँ पे अपन नॉर्मल वैल्यू देख रखे हैं, उसी प्रकार से आपको कुछ अबनॉर्मल वैल्यूज दे दी जाएंगे और क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कौन सी अबनॉर्मलिटी है, या फिर आपको कंडीशन दे दी जाएगी, जैसे
ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, सीओपीडी है, सक्शनिंग कर रहे हैं आप, फीवर है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, कुशिंग सिंड्रोम है, इन सब कंडीशन में क्या क्या अबनॉर्मलिटी होंगी। इस प्रकार से 2 प्रकार से यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आपके रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी, और रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। देखिए एसिडोसिस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पीएच डिक्रीज होना, किसके कारण, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अबनॉर्मलिटी हुई जिसके कारण आपका बॉडी का पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसको आपने क्या बोला, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोला। कौन कौन सी कंडीशन में होता है, कौन कौन सी कंडीशन में होता है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो याद रखना, जितनी भी आप नर्सिंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज पढ़ेंगे, जितनी भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज पढ़ेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, एग्जाम्पल मान लीजिए क्या, सीओपीडी, अस्थमा, न्यूमोनिया, एटेलेक्टेसिस, न्यूमोथोरेक्स, एम्फाइमा, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे डिजीज कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सभी में क्या होगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और अपन बात करें डिप्रेस्ड रेस्पिरेटरी सेंटर, किसी भी कारणवश आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, आपके एयरवे के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके कारण भी आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में भी क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी क्या देखने को मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। मेडुला ओब्लांगेटा डिप्रेस हो जाए या फिर क्या हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, क्या हो जाए, मेडुला ओब्लांगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए या फिर क्या हो जाए, इसका डिप्रेशन हो जाए, उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में अपन बात करें आपका सीएनएस डिप्रेसेंट। बस सीएनएस डिप्रेस हुआ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा तो अपने को पता है क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो सीएनएस डिप्रेस जब भी होगा क्या होगा, डायरेक्टली आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्योंकि सीएनएस डिप्रेस होने के कारण क्या होगा, सीएनएस में आपका प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो वो आपका डिप्रेस हो जाएगा। और वो डिप्रेस हो गया तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाएगी, क्लाइंट कम ब्रीथिंग लेगा, कम ब्रीथिंग लेगा तो कम CO2 एक्सपेल्ड आउट करेगा और बॉडी में क्या हो जाएगी, CO2 एक्यूमुलेशन हो जाएगी। यानी कि डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और बॉडी में यदि CO2 इंक्रीज हो गई तो बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर देगी, साथ के साथ में पीएच आपका डिक्रीज हो जाएगा। और पीएच डिक्रीज होने को अपन क्या बोलते हैं, आपका एसिडोसिस बोलते हैं। पीएच डिक्रीज होने क्या कहलाता है, अपना एसिडोसिस कहलाता है। किसके कारण होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण हो रहा है तो इसको अपन ने बोल दिया आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है यहां तक? चलिए अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके क्या करती हैं, सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, जैसे अल्कोहल। तो अल्कोहल कंजप्शन का यदि आपसे पूछा जाए क्या होगा, आपको बताना है डायरेक्टली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ओपियोइड्स क्या काम करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को या सेंटर को डिप्रेस करने का काम करती हैं, क्या, ओपियोइड्स। एनेस्थीसिया, सीडेटिव्स, ये सब क्या है आपके
ये सब कोज किसके हैं? आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। इनमें से कोई भी एक वर्ड उठा के पूछ लिया जाएगा, इसमें से क्या होगा, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, ये सब आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अब अपन बात करें सेकेंड वन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मैंने सारा बता दिया कि इनसे बार कुछ नहीं पूछा जाता। ये मोस्ट ऑफ द जितने भी कोज होते थे सभी मैंने लिखवा दिए हैं कि जिनके कारण आपका एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट में अपन बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। सर ये इस प्रकार से अब नॉर्मल चीजें दे दें, पीएच दे दें, CO2 दे दें, क्वेश्चन में HCO3 दे दें, पूछ रहे कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा। तो सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या भाई? एसिडोसिस की कंडीशन है तो पीएच तो क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, पीएच डिक्रीज होगा, इसके रेस्पॉन्स में CO2 क्या होगी? इंक्रीज होगी। जिस भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका सूट कर जाए न्यूमेरिकल में, तो आपको क्या कर देना है? तुरंत उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्लिक कर देना है। तुरंत क्या कर देना है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उसमें कर देना है। चलिए फॉर्मूला बनाना है, किस प्रकार से फॉर्मूला बनाना है क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन देख लें एक अपन। पीएच आपका है 7.24। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पीएच आपका 7.24, CO2 का लेवल आपका 65 mm ऑफ Hg, HCO3 का लेवल आपका 24। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, पूछा जाएगा पीएच ये है, CO2 ये है, HCO3 है, बताइए कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। तब आपको क्या करना है? सबसे पहले पीएच के ऊपर जाना है। कब जब भी आप एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप किसको क्लिक करेंगे? पीएच को क्लिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्या आते हैं। ऑप्शन देखिए हमेशा कोई भी एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन हो, 4 ही के ऑप्शन आते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, थर्ड वन ऑप्शन आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फोर्थ वन आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। 4 ही ऑप्शन आते हैं, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सोल्व करें किस पे क्लिक करेंगे आप? सबसे पहले आप किस पे क्लिक करेंगे? आपके पीएच को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पीएच अपना है 7.25, नॉर्मल कितना होता है? 7.35। पीएच क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है? 7 से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया। क्या हो गया? एसिडोसिस हो गया। मतलब अपने यहाँ पे 2 ऑप्शन तो गलत हो गए कि ना तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा इसमें और ना ही आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। 50% तो क्वेश्चन आपका एक ही पॉइंट से सोल्व हो गया। 50% क्वेश्चन आपका एक ही पॉइंट से सोल्व हो गया। उसके बाद सेकंड वन देखेंगे आप CO2 का लेवल। किसका देखेंगे? CO2 का लेवल देखा। CO2 का लेवल 65 है, नॉर्मल कितना होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 होता है। CO2 क्या है आपका? इंक्रीज है। CO2 क्या है? इंक्रीज है। नेक्स्ट वन क्या देखेंगे आप? HCO3 देखेंगे। HCO3 कितना है? 24। नॉर्मल कितना होता है? 22 से 27, मतलब HCO3 क्या है आपका? नॉर्मल है। HCO3 क्या है आपका? नॉर्मल है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? पीएच डिक्रीज CO2 इंक्रीज। पीएच डिक्रीज CO2 इंक्रीज मतलब किस में था? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में था। क्या आंसर हो गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। आपका 1 नंबर पक गया। क्लियर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात। नेक्स्ट में बात करें आपके रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। पहले अपन थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, देन अपन देखेंगे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए बात करें आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कि पीएच क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 7.7 से ज्यादा हो रहा है, 7.4 से इंक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है।
पीएच यदि इंक्रीज हो रहा है तो कब इंक्रीज होगा वो अपन बात करते हैं। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल वाला भी एक साथ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कोज। फर्स्ट वन अपन बात करें ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। ओवर स्टिमुलेट ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन अपन बात करें हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करें आपका फीवर। नेक्स्ट वन अपन बात करें आपका पेन। नेक्स्ट वन अपन बात करें हाइपोक्सिया। नेक्स्ट वन अपन बात करें हिस्टीरिया। हाइपर वेंटिलेशन अपन ने लिख लिया। ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया। इन सब कंडीशन में क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। किस प्रकार से होगा देखिएगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर यदि ओवर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, इसके रेस्पॉन्स में आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी। क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी, मतलब क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे, और ज्यादा ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में आपको ज्यादा CO2 एक्सेल आउट करनी पड़ती है। ज्यादा CO2 यदि आप बॉडी से बाहर निकाल गए तो बॉडी में क्या हो जाएगा, CO2 की कमी हो जाएगी। बॉडी में CO2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बॉडी में CO2 की कमी हो गई तो उसके रेस्पॉन्स में pH आपका अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। और pH यदि इंक्रीज हो गया तो एल्कलोसिस बोलते हैं, किसके कारण हो रहा है, CO2 या रेस्पिरेशन के कारण, तो उसको अपन ने बोल दिया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। फर्स्ट डाउट क्लियर। सेकंड में अपन बात करें हाइपर वेंटिलेशन में क्या करते हैं अपन, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट करते हैं। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज किया आपने तो बॉडी में CO2 डिक्रीज हुई, CO2 डिक्रीज हुई तो pH इंक्रीज हुआ, ये भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट में अपन बात करें आपके फीवर की। फीवर की अपन बात करें जब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसके रेस्पॉन्स में आपका 4 ब्रीथ इंक्रीज होते हैं। फीवर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है तो उसके रेस्पॉन्स में 4 ब्रीथ इंक्रीज होती हैं। 4 रेस्पिरेशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब नॉर्मल चला था अभी आपका 16 ब्रीथिंग चल रहे थे तब नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन फीवर में कितना हो जाएगा, फिर ये 20 हो गया, 2 डिग्री बढ़ गया तो 24 हो गया। यानी कि ज्यादा रेस्पिरेशन करने लग जाए तो कंडीशन वही आपका CO2 बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, CO2 डिक्रीज तो pH आपका अपने आप इंक्रीज होगा। सेम पेन में भी आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया। एपनिया क्या होता है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। एपनिया क्या होता है, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। कि क्लाइंट को क्या हो गया है, ब्रीथिंग का या सीजेशन हो गया, स्टॉप हो गई है ब्रीथिंग, तो फिर अपन क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए 100% ऑक्सीजन देते हैं। किससे, नॉन रीब्रीथर मास्क से। नॉन रीब्रीथर मास्क आता है जिससे अपन 100% ऑक्सीजन देते हैं। जब आप 100% ऑक्सीजन देंगे तो उसके रेस्पॉन्स में 100% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। भाई 100% ऑक्सीजन कब डिलीवर कर सकते हैं, जब बॉडी से सारा CO2 आप बाहर निकाल दें। और CO2 यदि फिर डिक्रीज हो गया आपका तो सेम कंडीशन फिर से डेवलप हो जाएगी, pH आपका इंक्रीज हो जाएगा। pH क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में अपन बात करें बॉडी में जब ये होगा हाइपोक्सिया, ठीक है, बॉडी में क्या हुआ, हाइपोक्सिया बोले तो टिश्यू के ऊपर ऑक्सीजन की कमी हुई। जैसे टिश्यू के ऊपर ऑक्सीजन की कमी हुई, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होते ही क्या हुआ, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हुई। रेस्पिरेशन रेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। और जैसे ही रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगी तो बॉडी से CO2 का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। ज्यादा CO2 बाहर निकल गई तो क्या हो जाएगा, CO2 बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी तो pH फिर से आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में भी क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। बस इतना ही याद रखिए, हिस्टीरिया में भी आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। सभी के एक एक का रीजनल बता चुका हूं मैं आपको क्यों किस में हो रहा है, ठीक है। ये बात हो किसके, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। नेक्स्ट में अपन बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। सर यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, वैल्यू उठा के क्वेश्चन में दे दी तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है,
फॉर्मूला याद रखना है कि भाई एल्कलोसिस हो रहा तो पीएच तो इंक्रीज होगी होगी। एल्कलोसिस तो अपन तभी बोलेंगे जब एल्कलोसिस पीएच आपकी इंक्रीज होगी। पीएच यदि इंक्रीज हो रही है तो CO2 आपकी डिक्रीज हो रही है। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्वेश्चन आपका डेफिनेटली श्योर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी अपन। pH है आपका 7.6, CO2 है आपका 20, SCO3 आपका 19। बताइए आंसर बताइए। बट pH देखिए आपका इंक्रीज है। ऑप्शन आपके सेम मिलेंगे आपको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब सबसे पहले पीएच देखिए, सबसे पहले आप पीएच देखिए। सबसे पहले पीएच देखा, पीएच क्या आ रहा है आपका, इंक्रीज आ रहा है। पीएच क्या आ रहा है आपका, इंक्रीज आ रहा है। पीएच इंक्रीज मतलब एसिडोसिस तो होगा ही नहीं। दो ऑप्शन आपने गलत काट दिए, 50% क्वेश्चन आपका सही हो गया। सेकंड वन आपने CO2 देखा, CO2 क्या है आपकी, CO2 आपकी डिक्रीज है। SCO3 देखा, SCO3 भी क्या है आपका, डिक्रीज है। SCO3 इंक्रीज, सॉरी SCO3 डिक्रीज, पीएच इंक्रीज। ऐसा फॉर्मूला अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अपन ने तो जो पढ़ा है उसी पे अपन बात करें कि पीएच इंक्रीज CO2 डिक्रीज ये पढ़ा है अपन ने। एक क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। किसका पढ़ा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का पढ़ा है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो गया। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी अपन ने देख ली, तो अपन देखते हैं आगे मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी। कि मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ हो और या तो बॉडी का पीएच इंक्रीज हो जाए या बॉडी का पीएच डिक्रीज हो जाए। इंक्रीज हो जाए तो एल्कलोसिस, डिक्रीज हो जाए तो एसिडोसिस। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं अपन मेटाबॉलिक की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अपन बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसी गड़बड़ हो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जिसके रेस्पॉन्स से बॉडी का पीएच आपका डिक्रीज हो जाए, यानी क्या हो जाए, एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए, उसको अपन बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अपन बात करें तो कोज क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में होता है, आपको याद रखना है। रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, ठीक है। रीनल डिसऑर्डर है तो क्या नहीं होगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, H+ आयन एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, बॉडी में एसिड की कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन अपन बात करें आपका डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, और अपन बात करें आपका स्टारवेशन में, एस्पिरिन इनटेक में, मैसिव ब्लड इंक्रीज लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन, कोई ट्यूमर बन जाए, डायरिया हो जाए, नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपर एमेसिस, ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और क्या कंडीशन हो सकती है आपका, इलियोस्टोमी, कोलोस्टमी, ये सब क्या है आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। या क्या हो, एक्सिस
एक्सेसिव फैट एंड प्रोटीन इंटेक, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटेक, इन सब कंडीशन में क्या होता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्यों होता है, वन बाय वन अपन एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिएगा रीनल डिसऑर्डर का मैंने बता दिया कि H+ आयन लॉस ही नहीं होंगे, यूरिन में H+ आयन लॉस ही नहीं होंगे तो बॉडी में ये क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। H+ आयन एक्यूमुलेशन होना क्या होता है, मतलब pH डिक्रीज होना, एसिडिक नेचर बनना। डायबिटिक मेलाइटस और कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, देखिएगा जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज बनता है तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन नहीं है तो क्या नहीं होगा, ग्लूकोज आपका चेंज नहीं हो पाएगा, भाई कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन ही नहीं पाएगा, यूज ही नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डायबिटीज मेलाइटस में अपन बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, चाहे से वो कहीं से भी लाके दे बॉडी, कि बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए लेकिन कार्बोहाइड्रेट से तो मिल नहीं रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बॉडी में फैट एंड प्रोटीन, जो बॉडी में फैट एंड प्रोटीन पहले से एक्यूमुलेट है, स्टोर है, उनका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कि बॉडी में आपके जो पहले से फैट स्टोर है एडिपोस टिश्यूज वगैरह के अंदर, प्रोटीन स्टोर है मसल्स के अंदर, उनका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इनका यदि डाइजेशन होता है तो इनमें एक एंड प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन बोलते हैं आपका कीटोन बॉडीज। एक एंड प्रोडक्ट बनता है कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बॉडी में कीटोन बॉडी से एसिड बन जाएगा। इसके कारण डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या मिलता है आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। सेम स्टार्वेशन में वही कंडीशन की बाहर से आप कुछ खा नहीं रहे, बाहर से कुछ खा नहीं रहे तो सेम फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होगा, कीटोन बॉडी बनेंगे और एसिड बनेगा। एस्पिरिन जब आप लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट में तो एस्पिरिन में क्या होता है, एस्पिरिन का अपन न्यूमेरिकल नेम देखिए सैलिसिलिक एसिड होता है। एस्पिरिन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड यदि बाहर से खा रहे तो सिंपल सी बात है भाई पीएच आपका डिक्रीज ही होगा, एसिडोसिस होगा ही। नेक्स्ट वन, इंक्रीज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। यदि बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, कि सेल में ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, कि बॉडी में ज्यादा लैक्टिक एसिड बन गया, वो एसिड ही बन गया तो क्या होगा, एसिडोसिस तो होगा ही। नेक्स्ट वन बात करें ट्यूमर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्यूमर का नाम बताया था मैंने आपको, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वो ट्यूमर क्या कर रहा था, एस सेल का सीक्रेशन कर रहा था। तो कुछ ऐसे ट्यूमर्स बन जाए बॉडी में जो एस सेल का सीक्रेशन ज्यादा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका एसिडोसिस होगा ही, क्योंकि इनका लेवल इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें डायरिया। डायरिया की अपन बात करें, आपके डायरिया में क्या होगा, आपका बेस लॉस हो जाएगा, आपका बेस लॉस हो जाएगा डायरिया के अंदर। तो बॉडी में क्या बचेगा, बॉडी में एसिड बचेगा। नेक्स्ट अपन बात करें नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या देखने को मिलता है आपको, एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कब देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम में क्या होता है, एक्सेसिव वोमिटिंग होती है। एक्सेसिव वोमिटिंग जब होगी क्लाइंट को तो क्या देखने को मिलेगा, क्लाइंट ओरली कुछ ले नहीं पाएगा, भाई क्लाइंट मुंह से कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ मुंह से खा नहीं पाएगा, इंटेक नहीं कर पाएगा। तो बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फिर वो बॉडी में जो स्टोर पहले से फैट एंड प्रोटीन है इनका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इनका डाइजेशन यदि हो गया तो फिर वही सेम बात, आपका कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन बॉडी क्या होते हैं, आपका एसिड होते हैं। नेक्स्ट में अपन बात करें, आपका इलियोस्टोमी जब आप करेंगे तो बेस लॉस हो जाएगा, कोलोस्टोमी आप करेंगे तो बेस लॉस हो जाएगा। एक्सेसिव फैट और प्रोटीन खाएंगे तो सेम ये प्रोसेस होगी, कीटोन बॉडी बनेंगे। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब आप खाएंगे तो सेम यही प्रोसेस, बॉडी को एनर्जी के लिए फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में अपन बात करते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले तो फिर कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है, ये जरूर है, क्रैश कोर्स में भी थोड़ा लंबा चलेगा। वैसे ऑफलाइन में तो फुल कोर्स की अपन बात करें तो ये कम से कम बहुत लंबा टॉपिक होता है, लेकिन अपन क्रैश कोर्स के हिसाब से भी कम 1 घंटा मान के चलिए आप इस टॉपिक को। ठीक है, तो बात करें अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए कि भाई
एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज या अबनॉर्मल वैल्यू देके आपसे पूछ लिया जाए कि जिस प्रकार कौन सी अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना, देखिएगा एसिडोस की कंडीशन है तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब CO2 की अपन बात कब कर रहे थे, बात कर रहे थे अपन रेस्पिरेशन में। भाई CO2 की अपन बात की कहां, रेस्पिरेशन में, तो CO2 की तो यहां बात करेंगे ही नहीं अपन। तो अपने पास थर्ड चीज क्या बच गई, बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्या बच गया, बाइकार्बोनेट बच गया। तो अपन बात करें SCO3 का लेवल, तो बॉडी में जब पीएच डिक्रीज होता है SCO3 भी डिक्रीज होता है। आपका SCO3 और पीएच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम होते हैं, समानुपाती होते हैं, कि पीएच और आपका SCO3 का लेवल क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है। पीएच डिक्रीज होगी तो आपका SCO3 भी डिक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगी तो SCO3 भी इंक्रीज होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने फॉर्मूला बन गया सर, पीएच डिक्रीज हो रही है और SCO3 भी डिक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रही है और SCO3 भी डिक्रीज हो रहा है, किसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। क्लियर है यहां तक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पीएच आपके पास आया, CO2 का लेवल आपके पास आया, SCO3 का लेवल आपके पास आया। अब देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सबसे पहले पीएच को चेक करना है, बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले पीएच को चेक करना है। पीएच क्या है, नॉर्मल से, नॉर्मल से क्या है, बिलो है, पीएच क्या है, डिक्रीज है। पीएच डिक्रीज है मतलब क्या होगा, एसिडोसिस होगा। दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, क्या, एल्कलोसिस वाले, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए, कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी नहीं होगा इसमें सर, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी इसमें नहीं होगा। दो चीजें क्लियर हुई आपके। नेक्स्ट में अपन बात करें, देखिएगा अब अपन ने देखा CO2 का लेवल, CO2 क्या है आपकी, CO2 भी भैया डिक्रीज है। तो अब फॉर्मूला देखिए, पीएच डिक्रीज, CO2 डिक्रीज, ऐसा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं। अपन ने तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पीएच डिक्रीज तो CO2 इंक्रीज, पीएच इंक्रीज तो CO2 डिक्रीज, ये फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कि पीएच भी डिक्रीज हो और CO2 भी डिक्रीज हो। तो क्या निकल के आया कि रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्यों, अपना फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, तो रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी तो है ही नहीं। तो क्या बच गया अपने पास, मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। आगे और देख लीजिए, अपन को तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। भाई SCO3 का लेवल कितना है, 20 है, नॉर्मल से बिलो है, नॉर्मल से बिलो है, मतलब SCO3 भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। फॉर्मूला क्या बना, पीएच डिक्रीज, SCO3 डिक्रीज, किस में पढ़ा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पढ़ा। अभी पढ़ा है आपके सामने है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच भी डिक्रीज होता है, SCO3 भी डिक्रीज होता है, क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। उम्मीद है इस टॉपिक से तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरा। उम्मीद तो यही करता हूं आप लोगों से कि आप इस टॉपिक से तो चाहे ऐसे एक क्वेश्चन आए, दो आए, 5 आए, 10 आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अपन बात कर लें आपके लास्ट वन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की अपन बात करें, कोज की अपन बात कर लेते हैं। एल्कलोसिस है मतलब पीएच आपकी इंक्रीज होगी, पीएच क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। कोज की अपन बात करें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, तो फर्स्ट वन बॉडी से एसिड का लॉस हो जाए, कि फर्स्ट वन तो क्या हो, बॉडी से एसिड का लॉस हो जाए, बॉडी से
बॉडी में एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, बताइए बताइए। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है सर, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टमक से कैसे लॉस हो सकता है, या तो क्या करें आप जीआई सक्शनिंग करें, क्या करें जीआई सक्शनिंग करें, या फिर क्लाइंट क्या हो वोमिटिंग करे। भाई या तो सीवियर वोमिटिंग या वोमिटिंग हो, या जीआई सक्शनिंग करेंगे, स्टमक से आप निकाल लें। गैस्ट्रिक लावाज वगैरह आप करें, उन कंडीशन में क्या हो सकता है, बॉडी से एसिड लॉस हो गया तो क्या होगा, बेस इंक्रीज हो जाएगा। दो चीजें कंप्लीट हैं। थर्ड वन चलते हैं, डायूरेटिक्स आप यूज कर रहे हैं। अभी अपन ने देखा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में रीनल डिसऑर्डर, उसमें क्या बताया था कि H+ आयन लॉस नहीं होगा, लेकिन डायूरेटिक्स आप यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में यूरिनेशन जाएंगे आप, एक्सेस अमाउंट में यूरिनेशन जाएंगे तो एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, H+ आयन लॉस होंगे। क्या होंगे, H+ आयन एक्सेस अमाउंट में लॉस होंगे, यानी कि एसिड लॉस हो गया तो क्या बच गया बॉडी में, बेस बच गया। नेक्स्ट वन अपन बात करें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भैया इंपॉर्टेंट है आपका, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो एसिडोसिस होता है, लेकिन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपका एल्कलोसिस होता है। क्या होता है, एल्कलोसिस होता है, कि बार बार आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका एल्कलोसिस होगा। लेकिन नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने एक बार किया, दो बार किया, तो उसमें आपको एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्यों, कि नॉर्मल आप एक बार दो बार करते हैं उसमें आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, और पोटेशियम हमेशा आपके पीएच के अपोजिट चलता है। ठीक है। सेकंड नंबर बात करें, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं बार बार, तो ब्लड को कोगुलेंट के रूप में आप प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं सीपीडी। ठीक है, जिसके द्वारा आप 35 डेज तक ब्लड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये C4 जो सिट्रेट होता है, इस सिट्रेट के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, आपका बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, बेस बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आपका बेस बनता है। तो यदि आप सीपीडी ले रहे हैं तो क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होकर बॉडी में बेस बनेगा, और बेस बनेगा तो क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन अपन बात करें आपका कुशिंग सिंड्रोम। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कुशिंग सिंड्रोम और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म दोनों ही कंडीशन में याद रखना क्या होता है, पोटेशियम डिक्रीज होता है। पोटेशियम क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोटेशियम डिक्रीज जिस भी कंडीशन में होगा उसमें पीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए ये बात कर ली आपने थ्योरेटिकल पोर्शन की, कि इन कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में अपन ने बात करें कि सर न्यूमेरिकल पूछे तो भाई अपन तो दोनों क्वेश्चन को साथ लेके चलेंगे, कोई सा भी पूछ ले एग्जामिनर अपने से, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना, तो बस एक ही फंडा है अपना, तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे से कितना भी पढ़ना पड़े अपने को, एक नंबर आना चाहिए, सिलेक्शन अपना होना चाहिए, 80,000 अपने अकाउंट में आने ही आने चाहिए इस बार। ठीक है, एक ही एम होना चाहिए कि 80,000 अगले महीने से अपने आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए एल्कलोसिस है मतलब क्या हुआ, पीएच इंक्रीज होगा। पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। एल्कलोसिस तभी बोलेंगे जब बॉडी पीएच इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन HCO3 क्या होगा, HCO3 भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये पीएच के समानुपाती होता है, पीएच के समांतर चलता है ये, कि जब ये बॉडी में पीएच इंक्रीज होगा HCO3 का लेवल भी इंक्रीज होता है। चलिए क्वेश्चन देख लें अपन, चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं सर। पीएच आपके पास 7.52, CO2 का लेवल है आपके पास 51, HCO3 का लेवल आपके पास 31। ठीक है, तीनों चीजें बताई, पीएच इंक्रीज है, CO2 इंक्रीज है, HCO3 भी इंक्रीज है। वही सेम चार ऑप्शन आपके पास, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस
डी ऑप्शन है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वही 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए पीएच सबसे पहले चेक किया आपने, पीएच क्या आ रहा है आपका, इंक्रीज आ रहा है। पीएच क्या आ रहा है आपका, इंक्रीज आ रहा है। पीएच आपका 4-5 से ज्यादा आ रहा है, 5-2 आ रहा है, मतलब एसिडोसिस की कंडीशन तो अपनी वैसे ही गलत हो गई। 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, आपके पास बचे 2 ऑप्शन। सेकेंड वन आपने देखा CO2 का लेवल इंक्रीज आ रहा है, तो CO2 का लेवल आपने इंक्रीज लिख दिया। ऐसा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं कि पीएच और CO2 दोनों इंक्रीज होते हैं। थर्ड वन अपन SCO3 देखा, SCO3 भी क्या आ रहा है आपका, इंक्रीज आ रहा है। SCO3 इंक्रीज, पीएच इंक्रीज किस में पढ़ा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पढ़ा। किस में पढ़ा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पढ़ा। यहां तक क्लियर हुआ सभी के? तो चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं आपकी। ये तो आपके सिंपल क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन। लेकिन एग्जामिनर आजकल सेकंड स्टेप के क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं एग्जाम्स में। किस प्रकार से कि ये तो हमें भी पता है, एग्जामिनर बोलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। लेकिन ये बताए कि बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, कि बॉडी इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर पार्शियली कर रही है, कि थोड़ा बहुत बॉडी कोशिश कर रही है, या बॉडी कंप्लीटली कंपनसेट कर चुकी है, या फिर बॉडी बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं करने की कोशिश कर रही है, कि बॉडी खुद से ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रही है एसिड बेस इंबैलेंस को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए फिर से आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको कि सेकेंड स्टेज का आंसर कैसे निकालें। भाई कंपनसेशन है या नहीं है, उसका आंसर आपको 3 चीजों से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको पीएच देखनी है। पीएच यदि आपकी नॉर्मल आ रही है 7.35 से लेके 7.45 आ रही है, तो फर्स्ट स्टेज का जो भी आंसर है, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो उसमें आपको जोड़ देना है, प्लस कर देना है क्या, विद कंपनसेशन, या बोल सकते हैं फुल्ली कंपनसेशन। कि पीएच नॉर्मल है मतलब क्या है, बॉडी उस चीज को कंपनसेट कर रही है, पीएच को नॉर्मल ले आई है आपकी बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज का जो भी आंसर हो, रेस्पिरेटरी हो या मेटाबॉलिक, उसमें आपको क्या जोड़ देना है, विद कंपनसेशन। किस कंडीशन में, क्वेश्चन में आपको पीएच नॉर्मल मिले। सेकंड वन चीज, पीएच अबनॉर्मल मिले, तो पीएच यदि अबनॉर्मल है तो फिर आपको डिपेंड करता है, देखना है कि प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ये देखना है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो आपको SCO3 का लेवल चेक करना है। क्या करना है, SCO3 का लेवल चेक करना है। SCO3 यदि आपका नॉर्मल आता है, SCO3 यदि आपका नॉर्मल आता है तो आपको क्या करना है, विदाउट कंपनसेशन जोड़ देना है। क्या बोल देना है, SCO3 नॉर्मल है मतलब कि बॉडी कोशिश ही नहीं कर रही, SCO3 का लेवल कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बॉडी कोशिश ही नहीं कर रही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। लेकिन SCO3 यदि अब नॉर्मल आए, अब नॉर्मल आए मतलब क्या है, बॉडी कोशिश कर रही है कंपनसेट करने के लिए, तो क्या जोड़ देंगे, विद कंपनसेशन जोड़ देंगे। क्या कर देंगे आप, विद कंपनसेशन जोड़ देंगे फर्स्ट स्टेज का जो भी आंसर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर एल्कलोसिस है। थर्ड वन अपन बात करें सर, प्रॉब्लम मेटाबॉलिक हुई तो, भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ तो तब आपको चेक करना है CO2 का वैल्यू। CO2 यदि आपका नॉर्मल आए तो बॉडी क्या नहीं कर रही, कोशिश नहीं कर रही, तो क्या कर देना है, विदाउट कंपनसेशन। क्या बोल देना है, विदाउट कंपनसेशन बोल देना है। लेकिन CO2 यदि आपका अब नॉर्मल आए, CO2 यदि आपका अब नॉर्मल आए तो अब तब आपको क्या बोल देना है कि बॉडी कोशिश कर रही है, विद कंपनसेशन है। पीएच नॉर्मल है तब आपका विद कंपनसेशन है, तब आपकी बॉडी कोशिश करती है
SCO3 नॉर्मल होता है तब बॉडी कोशिश नहीं कर रही है, SCO3 अब नॉर्मल है मतलब बॉडी इसको भाई रेस्पिरेटरी को ट्रीट करने के लिए मेटाबॉलिक साथ समझौता कर रही है। CO2 अब नॉर्मल है मतलब क्या है, बॉडी बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है, CO2 अब नॉर्मल है जब क्या है, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। ये बात है किसके, आपके कंपनसेशन और अनकंपनसेशन की। देखिएगा क्वेश्चन करा के भी दिखाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन कराऊं। पीएच आपके पास 7.24, पीएच क्या है आपके पास 7.24 है। नेक्स्ट अपन बात करें CO2 का लेवल आपके पास 55, CO2 का लेवल क्या है आपके पास 55 है। नेक्स्ट अपन बात करें SCO3 का लेवल 24 है। क्वेश्चन आपके पास पीएच आपका बिलो है, CO2 इंक्रीज है और SCO3 आपका डिक्रीज है, सॉरी SCO3 आपका नॉर्मल है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पहले फर्स्ट स्टेज का आंसर निकालिए। सबसे पहले आपने पीएच देखा, पीएच क्या है आपका डिक्रीज है मतलब क्या होगा, एसिडोसिस होगा। क्या होगा, एसिडोसिस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एल्कलोसिस के दो ऑप्शन कट गए। अब अपने को देखना है रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। सेकंड में अपन ने देखा CO2 का लेवल क्या है, इंक्रीज है, SCO3 का नॉर्मल है। पीएच डिक्रीज, CO2 इंक्रीज किस में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पढ़ा था। तो आंसर क्या हो गया आपका, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेशन या विदाउट कंपनसेशन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के भी दो ऑप्शन आ गए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेशन है या सेकंड ऑप्शन है आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, पीएच देखे, पीएच नॉर्मल है तो कंपनसेशन है, लेकिन पीएच तो यहाँ पे अब नॉर्मल है मतलब ये तो अपना फॉलो नहीं होगा। पहला पॉइंट अपना फॉलो नहीं होगा। पीएच अब नॉर्मल है तो फिर किस पे जाएंगे अपन, सेकंड स्टेज में देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। क्वेश्चन में क्या है, रेस्पिरेटरी है, ये तो अपने को पता लगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब अपन को पता क्या करना है कि विद कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है। रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी है तो SCO3 का लेवल देखेंगे। SCO3 का लेवल जब अपन ने देखा तो SCO3 का लेवल क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल कितना होता है, 22 से 27 होता है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 24 दिया है। तो SCO3 का नॉर्मल लेवल नॉर्मल है तो क्या होगा, विदाउट कंपनसेशन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर अपन क्लास को फिनिश करते हैं। पीएच आपका 7.35, क्या है पीएच आपका 7.35 है। PCO2 क्या है आपका 23 है। SCO3 आपका है 15। ठीक है, चलिए नॉर्मल पीएच कितना बताया था मैंने आपको इस कंडीशन में कि नॉर्मल पीएच कितना बताया था, 7.4 बताया था। भाई यदि 7.35 या 7.45 आता है तब क्या करना अपने को, तो नॉर्मल आपको कितना मानना है, 7.4 मानना है। इससे नीचे एसिडोसिस, इससे ऊपर एल्कलोसिस। कि 7.3 से 4 से नीचे आएगा कंडीशन तो एसिडोसिस की कंडीशन बोलेंगे, 7.4 से ऊपर जाएगा तो एल्कलोसिस की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 7.35 आ रहा है मतलब पीएच क्या आ रहा है आपका, डिक्रीज आ रहा है। पीएच क्या है आपका, डिक्रीज है। चलिए सेकेंड वन CO2 आपका क्या है 23 है, नॉर्मल 35 होता है मतलब CO2 क्या है आपका
डिक्रीज है, HCO3 भी क्या है आपका डिक्रीज है। कहां पढ़ा था ऐसा फॉर्मूला pH डिक्रीज HCO2 डिक्रीज? नहीं पढ़ा ऐसा। क्या पढ़ा? pH डिक्रीज HCO डिक्रीज किस में पढ़ा था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पढ़ा था। तो फर्स्ट स्टेज का आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी दो कंडीशन है, विद कंपनसेशन। भाई ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में अपने को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन। चलिए कि या तो कंपनसेशन है या अनकंपनसेशन है, दोनों कंडीशन क्वेश्चन में दी गई हैं। फिर कैसे करेंगे सर अपन? तो देखिए सबसे पहले आपको किसको देखना है? पीएच को देखना है। सबसे पहले आपको किसको देखना है? पीएच को देखना है। पीएच क्वेश्चन में क्या है? नॉर्मल है 7.35 से लेके 7.45 है। 7.35 से लेके 7.45 है तो क्या जोड़ देते हैं? विद कंपनसेशन। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद कंपनसेशन आपका राइट आंसर हो गया। चलिए ये अपना एसिड बेस इम्बैलेंस का टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है पार्शियल कंपनसेशन, ठीक है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पार्शियल कंपनसेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पार्शियल कंपनसेशन कब होगा? जब पीएच आपका नियर टू नॉर्मल होगा, ठीक है। पीएच जब आपका नियर टू नॉर्मल होगा, जैसे पीएच आपका दे दिया जाए 7.30 या इससे अबव, 7.30 से अबव दे दिया जाए क्वेश्चन में, या फिर आपका दे दिया जाए 7.50 से बिलो, तो उन कंडीशन में क्या होता है? पार्शियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि पीएच आपका नियर टू नॉर्मल है कि बॉडी कंप्लीटली तो नहीं कर पाई लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही है, इसलिए पीएच को नॉर्मल के पास लेके आ गई है। यदि इस क्वेश्चन में यदि पार्शियल कंपनसेशन होता है, ये ऑप्शन नहीं होते, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल कंपनसेशन होता तो फिर वो अपना राइट आंसर होता। लेकिन याद रखना इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आएगा तो इतना वेरिएशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। पीएच याद रखना नियर टू नॉर्मल हो तो पार्शियल कंपनसेशन और बिल्कुल ही दूर हो तो कंपनसेशन अनकंपनसेशन। चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।